और भाई, हो गया झाड़ू पोछा बर्तन। चलो, अब ये वीडियो देखो। बाकी दुनिया की तो बहुत बात कर ली यार, अब थोड़ी अपने इलाके की भी बात कर लेते हैं ना यार। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया या फिर साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जो इस चैप्टर का नया नाम भी है। व्हाट इज साउथ एशिया? साउथ एशिया की जब हम बात करते हैं तो हम 7 देशों की बात करते हैं। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगर ब्रॉडर सेंस में साउथ एशिया की बात करें तो म्यांमार और अफगानिस्तान को भी इंक्लूड कर लिया जाता है बहुत बार। लेकिन इस चैप्टर में हम इन्हीं 7 कंट्रीज़ के पर्सपेक्टिव से ही साउथ एशिया को पढ़ेंगे। अब साउथ एशिया में अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, तो मोस्टली हम पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे इन कंट्रीज़ के बारे में इस चैप्टर में। जैसे बात करें इंडिया और श्रीलंका की, तो इंडिया और श्रीलंका ने आज़ादी के बाद से डेमोक्रेसी मेंटेन करी है अपने देश में। वहीं बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो इन दोनों कंट्रीज़ में दोनों रूल रहे हैं, कभी मिलिट्री रूल तो कभी डेमोक्रेटिक रूल। नेपाल, 2006 तक नेपाल एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। 2008 में एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। बात करें भूटान की, तो 2008 में भूटान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। मालदीव्स, 1968 तक मालदीव्स एक सल्टनेट था। 1968 में मालदीव एक रिपब्लिक कंट्री बना जिसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट करी गई। 2005 में पार्लियामेंट में मेंबर्स ने काफ़ी सारे वोट किए इस चीज़ को लेकर कि हमें मल्टी पार्टी सिस्टम चाहिए अपनी कंट्री में, जो चीज़ सक्सेसफुल भी रही मालदीव्स में। और जो 2018 का जो इलेक्शंस था मालदीव्स में, वो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जीती और अभी फ़िलहाल पावर में मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ही है। इस पूरी किताब का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर अभी तक की राजनीति कैसे रही है। जैसे ही पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वैसे ही जनरल आयूब खान ने एडमिनिस्ट्रेशन को टुक ओवर कर लिया। जनरल आयूब खान उस टाइम के आर्मी के चीफ हेड थे, तो इन्होंने खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और खुद को इलेक्टेड घोषित किया कि झूठ मूठ के रेफरेंडम करवाए और बोला कि मैंने इलेक्शंस जीते हैं और मेरे को लोगों ने प्रेसिडेंट चुना है पाकिस्तान का। इनके रूल के खिलाफ काफ़ी सारा डिससेटिस्फेक्शन हुआ, तो इन्होंने अपनी पावर को स्टेप डाउन कर दिया। जैसे ही इन्होंने स्टेप डाउन किया, वैसे ही जनरल याह्या खान पावर में आ गए। इनके रूल के अंदर जो आज एक बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, तो ये इन्हीं के रूल के अंडर हुआ था। इन्हीं के रूल के अंडर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1971 की, जो ऑब्वियस है पाकिस्तान ही आ रहा था। फिर ये सब होने के बाद इनको भी पावर से हटा दिया गया और 1971 में इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में आई। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट पावर में आई उसके लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। इनकी गवर्नमेंट चलती रही, डेमोक्रेटिक रूल चलता रहा पाकिस्तान में 1977 तक। 1977 में दोबारा से तख्ता पलट हुआ और मिलिट्री टुक ओवर दोबारा से हो गया पाकिस्तान में। इस बार किया था जनरल जिया उल हक ने। इनके खिलाफ भी काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए। फिर 1988 में दोबारा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पावर में आई। इस बार जो लीडर थे वो थे बेनज़ीर भुट्टो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव थे। ऑलमोस्ट 10-11 साल तक डेमोक्रेटिक रूल चला पाकिस्तान में, फिर दोबारा से तख्ता पलट हुआ और मिलिट्री रूल वापस से इस्टेब्लिश हो गया पाकिस्तान 1999 में। इस बार जिसने किया था वो थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ। इन्होंने जिस डेमोक्रेटिक लीडर को हटाया था उनका नाम था नवाज शरीफ। इनके खिलाफ भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए लोगों ने, प्रो डेमोक्रेटिक। फिर इनको भी फाइनली हटा दिया गया और 2008 के बाद से पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब जानते हैं रीजंस क्या हैं कि पाकिस्तान में बार बार ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को क्यों हटा दिया जाता है और बार बार मिलिट्री रूल क्यों आ जाता है। तो रीजंस पढ़ते हैं बिहाइंड मिलिट्री रूल इस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री है, जो क्लर्जी है, माने रिलीजियस जो लीडर्स हैं या फिर लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेट्स, जैसे कि जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं, उनका सोशल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में। और ये लोग पावर ओनिंग क्लास है पाकिस्तान में, और ये चाहते हैं कि मिलिट्री रूल बार बार रहे। इसी वजह से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उनको बार बार हटा दिया जाता है और मिलिट्री रूल बार बार इस्टेब्लिश कर दिया जाता है पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो ये पावर ओनिंग क्लासेस हैं, जो प्रो मिलिट्री ग्रुप्स हैं, ये और पावरफुल हो जाते हैं और इनका कहना होता है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में एक फ्रॉड है और ये जो सेल्फिश डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी को हार्म कर सकती हैं। ये सब बातें कहें कि ये पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल को जस्टिफाई करते हैं। अजीब बात है ना, पर ऐसा होता है पाकिस्तान में।
फिर पाकिस्तान में आज तक ऐसा कोई जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट भी नहीं रहा डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान में, बल्कि कुछ देश जैसे यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहे। वो इस चीज़ को ओपनली सपोर्ट करती हैं क्योंकि उनका खुद का इंटरेस्ट है। अगर पाकिस्तान में मिलिट्री रूल रहेगा तो एक तो वो हथियार खरीदेंगे, एक तरीके से प्यादे की तरह यूज़ कर सकते हैं ये देश पाकिस्तान को। फिर एक और कारण भी है, अगर डेमोक्रेटिक रूल आया पाकिस्तान में तो जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के अंदर उनको ये डेमोक्रेटिक पार्टीज हैंडल नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेयर हाउसेज हैं या वेपन्स है वो टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथों में चले जाएंगे, जो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा साबित हो सकते हैं। डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश शुरुआत से एक देश नहीं था, ये पहले पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था 1947 से 1971 तक। और जब ये पाकिस्तान का पार्ट था तो इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। ये है इंडिया और ये है ईस्ट आज का बांग्लादेश जो उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और ये है आज का पाकिस्तान जो उस टाइम पे वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। इन दोनों को मिला के उस टाइम पे पाकिस्तान बनता था अकेला। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बंगाली कल्चर था और बंगाली लैंग्वेज बोली जाती थी। वहीं वेस्ट पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे उर्दू और उनका वैसा कल्चर था वहाँ पे। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के अंदर डोमिनेंस बहुत था वेस्ट पाकिस्तान का। उर्दू वगैरह को इम्पोज किया जाता था फोर्सफुली, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी, इनके लैंग्वेज या इनके कल्चर को कोई भाव नहीं दिया जाता था। तो जो बंगाली लैंग्वेज और कल्चर के ऊपर वेस्ट पाकिस्तान का डोमिनेंस था उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान के लोग, और इस प्रोटेस्ट में जो उनके लीडर थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। 1970 में जब इलेक्शंस हुए तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर अवामी लीग जिनके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, इन्होंने सारी सीटें जीत ली, जिसकी वजह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में अवामी लीग की मेजोरिटी हो गई। लेकिन फिर इनको मिर्ची लग गई वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स को, इन्होंने मानने से मना कर दिया कि हम इस इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानेंगे। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर दिया, और उस टाइम पे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे जनरल याह्या खान। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया और जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे उनको दबाने की कोशिश की। काफ़ी सारे लोगों को मारा गया, बहुत अत्याचार हुआ। मिलिट्री के इस अत्याचार से बचने के लिए ईस्ट पाकिस्तान के लोग इंडिया में रेफ्यूजीज़ की तरह आने लग गए। इंडिया ने सपोर्ट किया ईस्ट पाकिस्तान के लोगों की डिमांड का, उनको फाइनेंशियली हेल्प दी और उनको मिलिट्री वाइज भी हेल्प दी, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के अंदर वॉर भी हुआ था 1971 का। ये सब होने के बाद फाइनली बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था 1971 में। अब नया देश बन गया तो तुम सोच रहे होगे हैप्पी एंडिंग। नहीं भाई, अभी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, अभी बहुत झमेले बाकी हैं। बांग्लादेश में बहुत सारे इतिहास बने हैं इसके बाद भी। बांग्लादेश जैसे ही अपना देश बना तो उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी में अपना विश्वास दिखाएंगे। इस चीज़ों को उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स रखा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो बांग्लादेश जैसे ही आज़ाद हुआ वैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने शेख मुजीबुर रहमान। अब यार ये शेख मुजीबुर रहमान बने तो इनके पास पावर आई, ये चाहते थे कि ये पावर मैं जाने ना दूँ। एक किसी ने सही कहा है कि पावर करप्ट्स एन इंडिविजुअल, किसी की असली औकात देखनी हो तो उसको पावर दे दो। तो 1975 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इन्होंने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बना दिया। इन्होंने पावर को कंसंट्रेट करने की कोशिश की, खुद के पास रखने की कोशिश की कि पावर मेरे पास है तो मेरे पास ही रहे, किसी और के पास ना जाए। जो इनकी पार्टीज़ के अलावा थी, अवामी लीग पार्टी के अलावा जितनी भी पार्टीज़ थी, इन्होंने सारी को अबोलिश कर दिया, सभी को दबा दिया। फिर ये सब जब चल रहा था बांग्लादेश में तो एक मिलिट्री अपराइज हुआ जिनके लीडर थे जनरल जियाउर रहमान। इन्होंने मिलिट्री तख्ता पलट किया बांग्लादेश में अगस्त 1975 में, और इसी मिलिट्री अपराइजिंग में शेख मुजीबुर रहमान का असैसिनेशन कर दिया गया। अब जब कोई वीआईपी मरता है तो उसके लिए हम ये नहीं कहते कि उसका मर्डर किया गया है, उसके एक वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है असैसिनेशन। जनरल जियाउर रहमान ने फिर खुद की पार्टी बनाई और 1979 में जो इनकी पार्टी थी बांग्लादेश पीपल्स पार्टी, उन्होंने इलेक्शन जीते। हालांकि एक बात बता दूं, ये जो इलेक्शंस हुए थे 1979 के, ये बिल्कुल फेयर नहीं थे। इसमें काफ़ी घपलेबाजी हुई थी, काफ़ी अनफेयर मीन्स को यूज़ किया गया था। ये सब चल ही रहा था कि बांग्लादेश में दोबारा से मिलिट्री अपराइज हो गया। इस बार जिन्होंने किया था उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद। ये जनरल जियाउर रहमान के ही जूनियर थे। जब ये वाला मिलिट्री अपराइज हो रहा था उस टाइम पे जनरल जियाउर रहमान का असैसिनेशन कर दिया गया था। फिर इनके खिलाफ भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हुए, इनके रूल के खिलाफ भी लोगों के बीच में डिससेटिस्फेक्शन था। तो फाइनली 1990 में इन्होंने अपनी पावर से स्टेप डाउन कर दिया।
1991 के बाद से बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आज तक चलती आ रही है।